हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसईओ टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था हाउ गूगल सर्च वर्क्स। अगर आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो वहाँ पे कैसे आता है, और उसके कुछ 3 स्टेप मैंने आपसे डिस्कस किए थे। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, सर्विंग एंड रैंकिंग। इसका मतलब ये होता था कि कोई भी वेबसाइट या कोई भी रिजल्ट जो गूगल पे आते हैं, वहाँ पे आने से पहले गूगल उन चीज़ों को क्रॉल करके अपने पास ले करके आता है। क्रॉलिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग वेब पेजेस ऑन इंटरनेट। तो गूगल क्या करता है, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाता है, उसके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जिनको स्पाइडर भी कहते हैं। वो अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हैं और उनका डेटा ले करके आ जाते हैं। इसको बोलते हैं क्रॉलिंग। फिर जो डेटा गूगल ले करके आता है, उस डेटा को गूगल अपने पास सेव करता है, जिसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब है जब भी कोई पेज मिल गया तो वो गूगल में सेव होगा। और लास्ट में अब उस डेटा में से जो वेबसाइट बेस्ट होगी, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जो रिलेवेंट होगी, उसको वो गूगल पे शो करता है। जैसे किसी ने सर्च किया बेस्ट स्कूल इन कानपुर, तो जो कानपुर के अलग अलग स्कूल्स हैं उनमें से जो नंबर 1 गूगल को लगेगा वो गूगल नंबर 1 पे शो करेगा, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। इस तरीके से वेबसाइट गूगल पे दिखती हैं। तो ये जो थर्ड वाला स्टेप होता है, कैसे कोई वेबसाइट गूगल में ऊपर आती है, उसी प्रोसेस को लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ में आपका काम होता है कि वेबसाइट पे वर्क करते हुए आपको उसको गूगल पर टॉप पर लेकर के आना होता है। एसईओ के बैकएंड में कई सारे स्टेप्स होते हैं जिनको हम लोग डिटेल में सीखते हैं। जैसे कि आप सीखेंगे एसईओ में एक पार्ट होता है ऑन पेज एसईओ, एक होता है ऑफ पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, इनके बारे में डिटेल में बात हम लोग करेंगे। कल हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ स्टार्ट किया था, और ऑन पेज एसईओ में कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी। जैसे कि आपको अगर एसईओ करना है तो सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना होता है। सो मैं इस टॉपिक को आज फिर से रिपीट करूँगा, कीवर्ड रिसर्च, और उसके आगे फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सो गूगल में ऊपर आने के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करना होता है। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए ये कई सारे टूल्स आते हैं। इन टूल्स से आपको ये पता चलता है कि कोई कीवर्ड कितना सर्च होता है, और उसके अलावा लोग क्या क्या सर्च करते हैं। आप लोगों ने कौन से कीवर्ड रिसर्च किए थे? बेस्ट स्कूल रेस्टोरेंट इन कानपुर कितना सर्च होता है? कीवर्ड रिसर्च किया होगा तो उसके आगे ये भी तो लिखा होगा ना, इसका वैल्यूम क्या है। ओके, सो कीवर्ड रिसर्च करके आपको ये पता चलता है कि वो कीवर्ड कितना सर्च होता है। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि आपको मान लेते हैं कि वर्क दे दिया गया, कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी एग्जांपल लेता हूँ। ये कंपनी है जो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इस कंपनी ने, आइए आइए, एक अभी भी एबसेंट है। कहाँ आप लोग अचानक से गैप हो जाते हैं फिर आने लगते हैं? नहीं, मैं तो डेली में थी। हाँ, मैं कल आई। ये भी तो नहीं आया था 2 3 दिनों से। ऑनलाइन की थी, बट ऑलराइट। सो जैसे ये कोई कंपनी है जिसका नेम है ग्राहक, और ये कंपनी सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। कानपुर की ये कंपनी है जिनका वर्क है इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स बनाना। जैसे होटल वगैरह में क्या होता है, वहाँ पर सेल्स फोर्स को मैनेज करने के लिए, या फिर आपको वहाँ पे सीआरएम मैनेज करने के लिए, इन सर्विसेज को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई गूगल पे सर्च करे सेल्स फोर्स ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, या फिर ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो वो गूगल पर इनका नेम टॉप पर आए। उसके लिए सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना होता है। सो अभी मैं कुछ एग्जांपल से स्टेप बाय स्टेप आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताऊंगा। फिर हाँ, यार कौन सी साइट? कैसे नहीं खुले, दिनों में किया है या ना, तो मैंने उसी साइट से। देखो जैसे यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करो, अगर नहीं सर्च हो रही तो प्राइवेट विंडो ओपन कर लिया करो, इनकॉग्निटिव मोड, यहाँ पे सर्च कर लिया करो। ओके, तो ये जो टूल है इसका नेम है उबर सजेस्ट। ये टूल आपको बताता है कि कोई भी कीवर्ड गूगल में कितना सर्च किया जाता है। सो सपोज मैंने यहाँ पे लोकेशन ले लिया इंडिया, और आपको यहाँ पे कीवर्ड सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं इस बिजनेस का एग्जांपल ले रहा था, तो मुझे पता करना है ये सेल्स फोर्स ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कोई सर्च करता है या नहीं करता है। तो आपको वो कीवर्ड वहाँ पे टाइप करना है, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, और सर्च करना है। क्या होगा? कौन?
सो ये अभी कीवर्ड रिसर्च करके बता पाएगा। इस ऊबर सजेस्ट ये जो टूल है इसके साथ ही और भी कई सारे टूल्स आते हैं जिनका वर्क होता है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। हम्म, हो जाता है कई बार, जैसे अभी तो इसने सर्च करके बता दिया। सो 210 लोग इस कीवर्ड को यहाँ पर रिसर्च करते हैं। और इसके साथ ही आप यहाँ पे बाकी कीवर्ड्स भी देख पाओगे कि लोग क्या क्या सर्च करते हैं, जैसे सेल्स फोर्स ऑटोमेशन एग्जाम्पल, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन पीडीएफ, टाइप्स ऑफ सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। तो ये से अलग कीवर्ड्स के आपको यहाँ से आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। तो ये जो टूल है आपको ये दो बातें बताता है, फर्स्ट कितने लोग उस कीवर्ड को सर्च करते हैं, सेकेंड उससे रिलेटेड और लोग क्या क्या कीवर्ड को सर्च करते हैं, दैट इज़ कीवर्ड आइडियाज़। थर्ड आपको यहाँ से ये भी पता चल जाता है कि वो जो कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया जा रहा है उसकी डिफ़िकल्टी कितनी, जैसे यहाँ पे 70 डिफ़िकल्टी शो कर रहा है तो आपको यहाँ पे एसडी मतलब एसईओ डिफ़िकल्टी भी पता चल जाती है। तो ये तीन बातें आपको यहाँ से पता चल जाती हैं। सेम ऐसे ही और भी टूल्स आते हैं, अभी मैं उन टूल्स के बारे में भी आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से टूल्स आते हैं। आपके क्रोम ब्राउज़र में एक एक्सटेंशन आती है जिसका नेम है कीवर्ड्स एवरीवेयर। क्रोम एक्सटेंशन पता है क्या होता है? क्रोम एक्सटेंशन नहीं पता। ये जो क्रोम ब्राउज़र हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर इस तरीके से एक्सटेंशंस ऐड हो जाते हैं। ये एक्सटेंशंस आपको हेल्प करते हैं सर्च करने के टाइम पर ही। तो क्रोम एक्सटेंशन का मतलब होता है कि कोई ऐसा टूल होगा जो इस क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, सो एक टूल आता है जिसका नेम है कीवर्ड एवरीवेयर, ये क्रोम एक्सटेंशन है। इसको आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे, देन वो आपको बताता रहेगा कि वो कीवर्ड कितना सर्च होता है। सो कीवर्ड एवरीवेयर क्रोम एक्सटेंशन है, इसको ऐड टू क्रोम करेंगे। तो ये टूल यहाँ पर ऐड हो गया कीवर्ड्स एवरीवेयर। अभी इसके ऐड होने के बाद क्या होगा कि जब आप गूगल पे सर्च करेंगे कोई भी कीवर्ड, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जाके सर्च किया बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर, तो ये टूल क्या करेगा, यहाँ राइट साइड में लिख करके आने लगेगा कि ये जो कीवर्ड है बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर, ये कितना सर्च होता है और इसके अलावा लोग क्या क्या सर्च करते हैं। जैसे इसने बताया लोग ये भी सर्च करते हैं टॉप डेंटिस्ट इन कानपुर, टॉप 3 डेंटिस्ट इन कानपुर। तो ये टूल आपको बताएगा कि आइडियाज़ कीवर्ड्स जो आप सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड और क्या क्या आइडियाज़ हैं, लोग और क्या क्या सर्च करते हैं, और इसके साथ में उस पर्टिकुलर कीवर्ड को कितने लोग सर्च करते हैं, दैट इज़ कीवर्ड वैल्यूम। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कीवर्ड वैल्यूम तो अभी ये नहीं बता पा रहे, ये सिर्फ ये बता पा रहा है कि उससे रिलेटेड और कौन कौन से कीवर्ड्स लोग सर्च करते हैं। तो ये एक टूल आता है जिसका नेम है कीवर्ड एवरीवेयर, जो आपको एक आइडिया दे देता है कि लोग इन इन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। ओके, सो ये हो गया एग्जाम्पल। अभी एक दो एग्जाम्पल्स और आपको समझाते हैं, देन कीवर्ड रिसर्च टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आगे चल करके आप सीखोगे कि ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए एक मेथड होता है, एक तरीका है जिसको लोग बोलते हैं ब्लॉगिंग करना। ब्लॉगिंग में क्या होता है कि आपको किसी टॉपिक पर कंटेंट अपनी वेबसाइट बना करके लिखना होता है और फिर आप उससे अर्निंग कर पाते हैं। सो सपोज़ मान लेते हैं कि मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में, और मैं एक अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ ब्लॉगिंग के ऊपर जिसमें मैं क्रिकेट से रिलेटेड कंटेंट लिखूँगा। अब क्रिकेट के ऊपर आप क्या लिखोगे, जैसे क्रिकेट में हो सकता है लोग सर्च करते हो टॉप 10 बैट्समैन या फिर टॉप 10 बॉलर्स, या फिर लोग सर्च करते हो विराट कोहली के बारे में या सचिन के बारे में। तो आपको कैसे पता चलेगा कि लोग क्या ज़्यादा सर्च करते हैं? तो ये बातें आपको पता चलेंगी इस टाइप के टूल से, ऊबर सजेस्ट से या फिर कीवर्ड एवरीवेयर से। जैसे कि मुझे डाउट है कि लोग विराट कोहली के बारे में क्या सर्च करते हैं, जो लोग उनके बारे में सर्च करते होंगे वही टॉपिक मैं अपनी वेबसाइट पर लिखूँगा। तो आप यहाँ पे जाइए और एक कीवर्ड लिखिए, जैसे विराट कोहली मैंने लिखा और मैंने सर्च किया कि सिर्फ विराट कोहली कितने लोग सर्च करते हैं, तो ये मुझे पता चला कि अराउंड 22 लाख लोग हैं जो विराट कोहली गूगल में सर्च करते हैं। और लोग विराट कोहली से रिलेटेड क्या क्या सर्च करते हैं, विराट कोहली नेटवर्क, विराट कोहली बर्थडे और ये बाकी कीवर्ड। तो आप क्या करोगे, इन टॉपिक्स पर अपनी वेबसाइट पर कंटेंट लिखोगे।
सेम ऐसे ही आपको मान लेते हैं कि क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो क्रिकेट से रिलेटेड लोग क्या सर्च करते होंगे, उसके लिए आप यहाँ पे कोई एक कीवर्ड लिखिए, जैसे मैंने लिखा बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। ये लोग सर्च करते हैं या फिर नहीं सर्च करते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चला कि इस कीवर्ड को अराउंड 22,000 लोग सर्च करते हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक पर लिखूँगा और गूगल पे अगर मेरा नेम टॉप पर आने लगेगा, तो ये 22,000 लोग मेरी वेबसाइट को विजिट करेंगे। ओके, सो यहाँ से आपको कीवर्ड ऊबर सजेस्ट टूल से आपको ये पता चल जाता है कि लोग क्या क्या सर्च करते हैं। हो सकता है बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड के से ज़्यादा लोग ये सर्च करते हो बेस्ट आईपीएल प्लेयर। तो जो कीवर्ड ज़्यादा सर्च होते हैं फिर आप उन्हीं टॉपिक्स पर लिखते हैं। तो ये कम सर्च होता है, 1200 लोग सर्च करते हैं। और इससे रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे, बेस्ट आईपीएल प्लेयर और ये बाकी कीवर्ड। सो वापस से आते हैं, अगर आपको किसी कंपनी को गूगल में टॉप पर लेकर के आना है तो उसके लिए आपको करना होगा एसईओ। ये टॉपिक कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वीडियो आपने देखा इसका, देख लेना। तो एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक प्रोसेस है जिससे आप किसी भी वेबसाइट को गूगल में टॉप पर लेकर के आ सकते हैं। अगर आपको कोई बिजनेस गूगल में टॉप पर लाना है तो सबसे पहला स्टेप है आपको उसका कीवर्ड रिसर्च करना होगा और ये पता करना होगा कि लोग उस कंपनी से या उस बिजनेस से रिलेटेड गूगल में क्या सर्च करते हैं। देन आपका अगला स्टेप होगा जो कीवर्ड लोग सर्च करते हैं उस कीवर्ड का यूज़ करके आपको अपनी वेबसाइट पर कंटेंट लिखना होगा। ओके, सो सेकेंड स्टेप है हमारा कंटेंट इन वेबसाइट। तो जिन कीवर्ड्स को लोग ज़्यादा सर्च करते हैं उससे रिलेटेड आपको अपनी वेबसाइट पर कंटेंट लिखना होगा। कंटेंट कहाँ पर लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे ये मेरी वेबसाइट है यहाँ पर, और मेरा जो कीवर्ड है वो है बेस्ट सेल्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर जैसे लोग सर्च करते हैं सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट हेडिंग पैराग्राफ, इन टेक्स्ट हेडिंग पैराग्राफ्स में मैं क्या करूँगा, अपने सेंटेंस को इस तरीके से लिखूँगा कि वहाँ पर ये मेरा कीवर्ड यूज़ हो जाए। ओके, तो अभी आपको स्क्रीन फिर से विजुअल हो जाएगी, 1 मिनट रुकिएगा। ऑलराइट, सो टॉपिक पे वापस से आते हैं। सो सपोज मान लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ अभी, फिर आप उससे रिलेट कर पाएंगे। कोई फोटोग्राफर है जो कि फ़ोटो वगैरह क्लिक करता है और वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको आप एसईओ करके गूगल में टॉप पर लेकर के आएँ। जैसे कोई अगर सर्च करे गूगल पर बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन दिल्ली या फिर इन कानपुर, तो उसका नेम वहाँ पर टॉप पर आना चाहिए। तो अभी जो बिजनेसेस टॉप पर आ रहे होंगे, अगर मैं उनकी वेबसाइट्स ओपन करूँ, सबसे पहले तो ये ऐड आते हैं गूगल पे, इनका ऐड का एसईओ से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये जो वेबसाइट्स टॉप पर आ रहे हैं, मोस्टली वेडमी गुडी टॉप पर आता है। तो आप अगर इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इसका जो कंटेंट लिखा होगा उसमें आप देखेंगे इन्होंने अपना कीवर्ड्स का यूज़ किया होगा। ये तो इन्होंने अलग अलग फोटोग्राफर्स के नेम लिखे हुए हैं यहाँ पर, और यहीं कहीं पर इन्होंने लाइन्स में कंटेंट भी लिखा होगा। ये जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ बेस्ट बैंकेट हॉल्स, या फिर मैं कोई और वेबसाइट आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे जो कंटेंट इन्होंने लिखा हुआ है, ये जो कंटेंट होता है इसको बोलते हैं कंटेंट। अब आपको इस तरीके का कंटेंट लिखना होगा, उस कंटेंट में ये जो अपना कीवर्ड है वो सेंटेंस में यूज़ करना होगा। जैसे अभी जो कीवर्ड यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है बेस्ट वेडिंग वेन्यूज़ करके, तो यहाँ पर कई जगहों पर इन्होंने इस कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है। तो नेक्स्ट आपका वर्क ये होता है कि आपको इस तरीके से कंटेंट लिखना है जहाँ पर आपका ये कीवर्ड आ जाए। ओके, सो यहाँ पर देखो जैसे इन्होंने सेंटेंस बनाया, कॉस्ट ऑफ मैरिजेस एट 5 स्टार वेडिंग वेन्यूज़ इन दिल्ली एनसीआर। ये चाहते तो सिर्फ ये भी लिख सकते थे कॉस्ट ऑफ मैरिजेस एट 5 स्टार वेडिंग वेन्यूज़, लेकिन उन्होंने कंप्लीट सेंटेंस लिखा है यहाँ पर वेडिंग वेन्यूज़ इन दिल्ली एनसीआर। सो आपको अब क्या करना है, नेक्स्ट वर्क आपका ये होगा, अपनी वेबसाइट पर कंटेंट लिखना होगा और उसमें अपने कीवर्ड्स को यूज़ करना होगा, हेडिंग्स में, पैराग्राफ में, और ये जो होता है इसको बोलते हैं लोग टाइटल। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ पे कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। स्टार्ट हम लोग करेंगे टाइटल से। टाइटल क्या होता है, जब हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो ये जो लिख करके आता है इसको बोलते हैं टाइटल। सो टाइटल में कैसे कीवर्ड्स का यूज़ करके टाइटल बनाना है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये मैं चार्जर ले आता हूँ, फिर कंप्लीट करते हैं।
ऑलराइट। सो अभी मैं आपको बता रहा था कि एसईओ में जब आपका कीवर्ड फाइनल हो जाएगा तो उस कीवर्ड का यूज़ करते हुए आपको अपनी वेबसाइट पर टाइटल लिखना है। जो टाइटल होता है वो दिखता कहाँ पर, गूगल में सर्च करने पर। उसको हम लोग SERP भी बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, SERP। तो ये जो टाइटल आपका होना चाहिए काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छा टाइटल होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, किसी ने गूगल पे कीवर्ड रिसर्च किया, उसको एक ब्लॉग बनाना था डॉग केयर को लेकर के। तो उसने रिसर्च किया कि डॉग केयर से रिलेटेड जो कीवर्ड सर्च होते हैं वो इस तरीके के कीवर्ड सर्च होते हैं, जैसे ग्रूम योर डॉग, ए गाइड टू डॉग ग्रूमिंग। तो उसने जो टाइटल बनाया वो ये टाइटल बनाया। ये जो टाइटल है, इस टाइटल में एक वर्ड ग्रूम कई बार आया हुआ है। ये टाइटल कहाँ पर दिखेगा, जब कोई गूगल पे सर्च करेगा। कहाँ चले गए थे, ऐसे घूम टहल रहे थे। तो जैसे यहाँ पे कोई गूगल पे सर्च करेगा तो ये जो दिखता है इसको बोलते हैं टाइटल। और उन्होंने कीवर्ड रिसर्च किया, उनको लगा कि ग्रूम योर डॉग कीवर्ड काफ़ी सर्च होता है, तो ये टाइटल उन्होंने बनाया, ग्रूम योर डॉग ए गाइड टू डॉग ग्रूमिंग फॉर ग्रूम पग ग्रूम एनिमल। ये एक अच्छा टाइटल नहीं है क्योंकि इसमें एक ही वर्ड कई बार आया हुआ है। सेकेंड जो टाइटल उन्होंने यहाँ पे बनाया वो क्या बनाया, हाउ टू ग्रूम ए डॉग। ये टाइटल ज़्यादा अच्छा है कि ये वाला टाइटल, 10 टिप्स टू ग्रूम ए डॉग। क्यों रश्मि, क्यों? ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रही। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाउ हाउ टू ग्रूम ए डॉग यहाँ पे लिखा हुआ, उससे ज़्यादा इफेक्टिव टाइटल कौन सा है, 10 टिप्स टू ग्रूम ए डॉग। जहाँ कहीं पर भी नंबर्स का यूज़ हो जाता है हम लोग उन चीज़ों को ज़्यादा इफेक्टिव लगती हैं। जैसे इसमें क्या लगेगा लोगों को कि 10 टिप्स होंगे, जाएंगे रीड करेंगे आ जाएंगे। तो अगर आपको ग्रूम ए डॉग वर्ड का यूज़ करके एक टाइटल बनाना है तो आप क्या टाइटल बनाओगे, 10 टिप्स टू ग्रूम ए डॉग। इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव टाइटल है 10 मस्ट नोन टिप्स टू ग्रूम ए डॉग। ये क्यों ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, मस्ट नोन। सो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा ग्रूम में डॉग पर, आपको टाइटल बनाना है। तो पॉइंट ये है, पहला आप नंबर्स का यूज़ करो टाइटल में। सेकेंड, आप इस तरीके के वर्ड्स जैसे मस्ट नोन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करने से क्या होता है, लोगों को लगता है ये इंपॉर्टेंट टाइटल है, इसको ज़रूर से ज़रूर रीड करो। थर्ड लास्ट जो टाइटल है वो ये है, 10 वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट नोन टिप्स टू ग्रूम ए डॉग। ये टाइटल की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आपको टाइटल ओनली 8 to 10 वर्ड्स का बनाना चाहिए। तो मैं समराइज़ करता हूँ, गूगल पे सबसे पहले जो लोगों को दिखता है वो ये टाइटल होता है। और ये टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें नंबर्स हो, कॉल टू एक्शन हो। कॉल टू एक्शन मतलब जैसे मस्ट नोन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके के वर्ड्स होने चाहिए। और आपका टाइटल कुछ 10 से 15 वर्ड्स का या 50 to 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। एग्जाम्पल्स लेते हैं और एक एक करके समझते हैं। जैसे कि आपको मान लेते हैं कि एक टाइटल दे दिया जाता है, कीवर्ड दे दिया जाता है इंटीरियर डिज़ाइन आइडियाज़। अब आप बताइए इसमें टाइटल क्या बनाया जा सकता है। ये आपको वर्ड दे दिया गया, इस पर आपको एक टाइटल बनाना है। टाइटल मतलब जो गूगल पे यहाँ पे दिखेगा, तो उस यूनिक इंटीरियर डिज़ाइन आइडियाज़। हाँ, यूनिक इंटीरियर डिज़ाइन आइडियाज़, बिल्कुल ठीक है। इसमें नंबर का भी यूज़ करेंगे, जैसे 10, 15। हाँ 15, 20, इस तरीके के। नंबर्स का इतना बड़ा गेम होता है कि लोगों का माइंड वैसे ही काम करता है, मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। तो लोग क्या करते हैं, हाँ, अगर इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए बना रहे हैं या फिर इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर कौन बता रहे हो, प्रियांशु। ये प्रियांशु कनेक्टेड है, ये भी CU में ही है इस समय, बीटेक चल रहा है प्रियांशु का। हाँ प्रियांशु क्या बता रहे थे। करेक्ट करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट। सो इस तरीके के कीवर्ड्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे पहली लर्निंग ये है, आपको जब भी टाइटल बनाना हो उसमें नंबर्स का यूज़ ज़रूर करो, जैसे 965, 25। तो ज़्यादातर आप देखोगे टाइटल्स में नंबर्स का यूज़ किया गया। सेकेंड, सिर्फ यही नहीं लिखना है इंटीरियर डिज़ाइन आइडियाज़, आपको 25+ इस तरीके से भी यहाँ पर लिखना होगा। इससे क्या होगा कि आपको वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे एक और यहाँ पे कीवर्ड ले लेते हैं, मान लेते हैं कीवर्ड है SEO टिप्स। इसके ऊपर आपको एक टाइटल बनाना है, क्या बनाया जा सकता है। फिफ्टीन फेमस नंबर का होना SEO। बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर देखोगे आप सभी ने नंबर्स का यूज़ ज़रूर किया होगा।
10 20 30 40 कुछ भी यूज़ करो, नंबर्स का यूज़ ज़रूर करो। और नंबर के बाद कॉल टू एक्शन। ये चाहते तो अपना ये कीवर्ड टाइटल ऐसे बना लेते, इंपॉर्टेंट एसईओ टिप्स, लेकिन इन्होंने क्या लिखा, 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसईओ टिप्स। Like 10, 15 successful SEO. हाँ एसईओ टिप्स इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। जैसे कीवर्ड उन्होंने ले लिया सपोज वेट लॉस, तो इसके लिए क्या बना सकते हैं, Best remedies. Top 10 best remedies. करेक्ट। ठीक है, इसमें तो कोई इस तरीके के कीवर्ड्स लिए जा सकते हैं। 3 सिंपल स्टेप, सिंपल वर्ड एक तरीके से यहाँ पे कॉल टू एक्शन है। 9 साइंटिफिक वेज। तो ये जो कॉल टू एक्शन का यूज़ करके आपको बनाना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो मैं समराइज़ करता हूँ, आपको अपनी वेबसाइट पर एसईओ करने के लिए जो कीवर्ड दिया जाएगा, उस कीवर्ड का यूज़ करके आपको यहाँ पर ये वर्क करना होगा। जिसमें कि आपको सबसे पहले टाइटल लिखना है। टाइटल जो होगा आपका, उसमें नंबर्स होने चाहिए, आपका जो कीवर्ड है वो भी होना चाहिए, कॉल टू एक्शंस होना चाहिए। कॉल टू एक्शन मतलब इंपॉर्टेंट, मस्ट लर्न, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और कुछ 50 to 60 कैरेक्टर्स का, 10 to 15 वर्ड्स का होना चाहिए। कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है एक ही कीवर्ड को बार बार यूज़ नहीं करना है, एक कीवर्ड को वन टाइम आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट आते हैं अभी हेडिंग और पैराग्राफ ऑप्टिमाइजेशन में। सो टाइटल के बाद जब भी कोई आपकी वेबसाइट पर क्लिक करेगा, सपोज मैंने इस वेबसाइट पर क्लिक किया, तो ये जो लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ, और ये जो होता है इसको बोलते हैं हेडिंग्स। तो अब आपको नेक्स्ट ये वर्क करना होगा कि आपने जो आपकी जो वेबसाइट है उस पर आप हेडिंग्स और पैराग्राफ में भी अपना कीवर्ड यूज़ करोगे। ऐसे सेंटेंस बनाओगे कि जिनके बीच बीच में आपका कीवर्ड यूज़ होता जाए। जैसे ईट हाई फाइबर फूड लिखा हुआ है, यहीं कहीं पर वेट लॉस या इस तरीके के कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आपको अपना सेंटेंस बनाना है, पैराग्राफ्स वगैरह बनाने होंगे। सो सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है आपको टाइटल में कीवर्ड यूज़ करना है। नेक्स्ट आपको हेडिंग्स और पैराग्राफ में अपना कीवर्ड यूज़ करना है। और स्टार्टिंग के 100 वर्ड्स में तो ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। टॉप साइड में यहाँ कहीं पर आपका वो जो कीवर्ड है वेट लॉस प्लान या ये जो भी कीवर्ड है वो स्टार्टिंग की लाइन में ज़रूर होना चाहिए। आप देखोगे हमेशा ये लोग, जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट एसी ब्रांड इन इंडिया, और जो वेबसाइट्स टॉप पर आ रही होंगी उनको अगर आप ओपन करके देखोगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही इन्होंने सेंटेंस इस तरीके से बनाए जाते हैं। सेंटेंस का मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे एक सेंटेंस आपको बनाना है जिसके बीच में कहीं पर बेस्ट एसी ब्रांड वर्ड आ जाए, तो इन्होंने देखो सेंटेंस को ऐसे बनाया हुआ है, आर यू वंडरिंग विच इज़ द बेस्ट एसी ब्रांड इन इंडिया। तो आपको सेंटेंस बनाना होगा जिसके बीच में आपका कीवर्ड यूज़ हो जाए। कीवर्ड जब आपको पता चल गया कि हाँ ये कीवर्ड यूज़ होता है, ये देखो यहाँ पर बाइंग फ्रॉम द बेस्ट एसी ब्रांड इन इंडिया, व्हेन यू बाई फ्रॉम द बेस्ट एसी ब्रांड इन इंडिया। तो ये आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना होगा कि इस तरीके के आपको सेंटेंस बनाने हैं जिसमें ये कीवर्ड्स आपके यूज़ हो जाएँ। प्रियांशु आपने कंटेंट लिख करके आज सेंड किया था, अभी मैं चेक कर लूँगा, और उसमें आपको कीवर्ड्स का भी यूज़ करना है। नेक्स्ट आते हैं, ओके, नेक्स्ट आते हैं हेडिंग एंड पैराग्राफ के बाद आपको और कहाँ कहाँ पे अपने कीवर्ड्स का यूज़ करना है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो कीवर्ड्स आपको यूज़ करना है उसमें कीवर्ड्स स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है आपको एक ही कीवर्ड अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं करना है। एक लिमिट है, लिमिट इस तरीके से है, आपको 3 to 5% उस कीवर्ड को यूज़ करना है। मतलब अगर आप 100 वर्ड्स का कंटेंट लिख रहे हैं तो उसमें सिर्फ 3 to 5 टाइम्स ही आप अपने कीवर्ड को यूज़ करें। अगर आप एक ही कीवर्ड को बार बार यूज़ करेंगे तो गूगल आपको पेनाल्टी कर देगा इस चीज़ के लिए। वहाँ पे अलग से नहीं होता, वो लोकल इश्यू था। अपनी वेबसाइट पर हम लोग सिर्फ 100 वर्ड्स अगर लिख रहे हैं तो कम से कम 3 to 5% ही कीवर्ड्स का यूज़ करना है। 3 से 5 बार का ही कीवर्ड्स का यूज़ करना है। इसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग या फिर कीवर्ड डेंसिटी। तो ये इंटरव्यू में कई बार पूछ देते हैं कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होनी चाहिए, तो वो 3 to 5% होनी चाहिए। 100 वर्ड्स का कॉन्टेंट है तो उसमें 3 to 5 टाइम्स। नेक्स्ट आते हैं, गूगल में टॉप पर आने के लिए आपकी जो वेबसाइट्स में कंटेंट लिखा हुआ है ये काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए, और ये जो कंटेंट है ये हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब होता है, क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। एक कीवर्ड मैंने सपोज सर्च किया बेस्ट एसी ब्रांड इन इंडिया, और 2 वेबसाइट्स टॉप पर आ रही हैं, मतलब
वेबसाइट तो कई सारी आ रही है, एक ये वेबसाइट आ रही है और एक ये वाली वेबसाइट आ रही है। इस वेबसाइट का जो कंटेंट है, जो ये लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं कंटेंट। ये कंटेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव है या फिर ये कंटेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? क्यों लगी? उसको रीड करके डिसाइड करोगे, जिसमें इमेजेस वगैरह लिखी हो। अच्छा, कंटेंट जो ज़्यादा लिखा होगा वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, जो कम लिखा होगा वो ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाएगा। थिंक, जैसे कि कंटेंट की अगर हम लोग बात करें, तो आपको जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में जानना है, किसी के भी बारे में जानना है, मोस्ट प्रॉब्ली विकीपीडिया जैसी वेबसाइट टॉप पर आती है। और वो कोई भी कंटेंट अगर आप रीड करोगे विकीपीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स में, तो वो इतना ज़्यादा लिखते हैं। देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है। तो गूगल की नज़र में अच्छा कंटेंट वही है जो ज़्यादा लिखा हो। बात समझ रहे हैं? आप 500, 1000, 2000 वर्ड जितना ज़्यादा लिख सको वही गूगल को ज़्यादा पसंद आता है। गूगल का कहना है कि हो सकता है किसी को सिर्फ सचिन के अवार्ड्स जानने हो, किसी को सचिन के बारे में जानना हो, किसी को सचिन ने आईपीएल में क्या किया वो जानना हो, तो आप उनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स लिखो। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने का। आपका कंटेंट मिनिमम 500 वर्ड्स का तो होना ही होना चाहिए। सो अगर आपको गूगल में टॉप पर आना है तो पहली कंडीशन है आपका जो कंटेंट है वो 500 वर्ड्स का होना चाहिए। नंदिनी समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट पॉइंट, जो कंटेंट आपने लिखा है दैट कंटेंट शुड बी यूनिक। अगर आप कहीं से कॉपी करेंगे तो आप गूगल में कभी भी टॉप पर नहीं आ पाएंगे। तो जब आप लोग जॉब करेंगे तो आपको कोई एक कीवर्ड दे दिया जाएगा, जैसे आपको सपोज कीवर्ड दे दिया गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो अब आपको उस कीवर्ड पे कंटेंट लिखना होगा कम से कम 500 वर्ड्स का, और वो कंटेंट यूनिक होना चाहिए। कंटेंट यूनिक होने का मतलब है कि आप कहीं से कॉपी नहीं करेंगे। हाँ, रेफरेंस आप ले सकते हैं, दूसरों की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको लिखना अपने वर्ड्स में होगा। कंटेंट यूनिक है या नहीं ये चेक करने के लिए इसको प्लेरिज्म बोलते हैं। कई सारे टूल्स भी आते हैं, जैसे एक ये टूल आता है checkplagiarism.com करके। तो ये टूल आपको बता देगा कि जो कंटेंट आपने लिखा है वो कितना यूनिक है और कितना कॉपीड है। तो सपोज मान लेते हैं कि ये कंटेंट है, सचिन के बारे में मुझे लिखना था अपनी वेबसाइट पे, तो मैंने क्या किया, विकीपीडिया से जाकर के कंटेंट को कॉपी कर लिया और इस कंटेंट को आप यहाँ पर पेस्ट करोगे और चेक करोगे क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट पे लिख करके चेक किया, तो ये टूल मुझे चेक करके बता देगा कि वो कंटेंट कितना यूनिक है और कितना कॉपीड है। तो आप जब भी कोई कंटेंट लिखें उसको एक बार चेक जरूर कर लें, आपका कंटेंट एटलीस्ट 80%, 80% कॉपीड सॉरी यूनिक होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि सिर्फ 40% कॉन्टेंट यूनिक है, तो ये गलत है। आपका कॉन्टेंट यूनिक होना चाहिए। आप कॉपी नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत तो कॉपी हो ही जाता है क्योंकि वो सेम होते हैं वर्ड्स इंग्लिश के, लेकिन कोशिश करो कि उसको कॉपी ना करो। और यहाँ पे ये बाकी जगहों पे कंपेयर भी करके बता देता है कि आपने कहाँ कहाँ से कॉपी किया है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि आपको कंटेंट कॉपी नहीं करना है, आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, कंटेंट जो होना चाहिए उसमें इमेजेस हो, वीडियोस हो, तो इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सिर्फ कंटेंट लिखना ही नहीं, उसमें इमेजेस, वीडियोस, पीपीटी, ग्राफिक्स, ये सब भी आपको यूज़ करना है। इमेजेस, वीडियोस वगैरह जो आप यूज़ करेंगे अगेन, वो नॉन कॉपीराइट इमेजेस होनी चाहिए। किसी और की वेबसाइट से निकाल करके आप इमेजेस को यूज़ नहीं करोगे। या फिर मैंने पहले भी बताया हुआ कुछ ऐसी वेबसाइट्स आती हैं जहाँ पर आपको फ्री इमेजेस मिल जाती हैं, तो आप उन इमेजेस का यूज़ करोगे। पता है आपको कौन सी वेबसाइट्स आती है फ्री इमेजेस की? बताया था ना क्लास में। हाँ, उनका यूज़ करोगे। पिक्साबे, पिक्सेल्स, फ्री पिक, इवन गूगल पे भी ऑप्शन आता है, जैसे मुझे सचिन की इमेज चाहिए तो आप इमेजेस पे जाओगे, लेकिन यहाँ पे जो इमेजेस आ रहे हैं आप इनको रैंडम यूज़ नहीं करोगे। आप टूल्स पे जा करके इसको यहाँ पर यूजर्स राइट्स में कर लोगे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। तो ये जो इमेजेस आ रहे हैं आप इनका यूज़ कर सकते हो। सो 500 प्लस वर्ड्स, यूनिक इमेजेस, वीडियोस, पीपीटी, नॉन कॉपीराइट कंटेंट, एंड द लास्ट पॉइंट, राइट एज अ स्टोरी। जैसे न्यूज़पेपर जो होते हैं उनमें क्या लिखा होता है, वो न्यूज़ की फॉर्म में लिखा होता है, आपको उस तरीके से नहीं लिखना है।
इंटरनेट पर जो लिखा जाता है वो इस तरीके से आपको लिखना है कि किसी को रीड करने के टाइम पर लगे कि जैसे आप उससे बात कर रहे हैं। राइट एज ए स्टोरी, राइट एज ए स्टोरी का मतलब ये होता है जैसे कि आप अपने सेंटेंसेस में अचानक से कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया आर यू लुकिंग, या फिर इस तरीके से। और जो सेंटेंस आप बनाइए, जो पैराग्राफ बनाइए, वो 2 to 3 वर्ड्स के, सॉरी 2 to 3 लाइन्स के बनाइए। ये नहीं कि बस आप लिखते ही चले जा रहे हो, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाओ। और वाई यू इस वर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। जैसे यहाँ पे ये देखो लाइन जो वेबसाइट टॉप पर आ रही थी, उसने अपने इस एक आर्टिकल में 130 टाइम्स यू वर्ड का यूज़ किया है। आई वर्ड, यू वर्ड, इस तरीके से जब आप लिखते हो तो इससे लोगों को थोड़ा सा पर्सनलाइज फील आता है। तो इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा देर तक रीड करते हैं। ओके, सो राइट एज अ स्टोरी। सो ये 5 पॉइंट्स हैं हमारे एक अच्छा कंटेंट लिखने के। तो मैं समराइज़ करता हूँ। गूगल में अगर आपको टॉप पर आना है तो सबसे पहले आप ये पता करोगे कौन से कीवर्ड्स में टॉप पर आना है। फिर उन कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट पे यूज़ करोगे, कहाँ कहाँ पर, टाइटल में, हेडिंग्स पैराग्राफ में, और अपने जो कंटेंट है उसमें। कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। ये सभी हमारे ऑन पेज एसईओ के पॉइंट्स हैं जिनको एक एक करके आप समझते जा रहे हो। अगला पॉइंट यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ ये 5 पॉइंट्स मैं ऑन पेज एसईओ के बता रहा हूँ। बाकी जो ऑन पेज एसईओ के पॉइंट्स हैं उनको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ एक पॉइंट्स हम लोग ऑफ पेज एसईओ के इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो ये 6 पॉइंट्स के बाद आप एक हेडिंग डालना ऑफ पेज एसईओ। कुछ ऑन पेज के डिस्कस करेंगे, कुछ ऑफ पेज के डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में सभी को समराइज कर देंगे। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ पेज एसईओ। सो नेक्स्ट 20-30 मिनट्स हम लोग ऑफ पेज एसईओ के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ में डिफरेंस क्या है? कल जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया था कि क्लास में कितने, कोई भी स्टूडेंट अच्छा है खराब है उसको आप कैसे डिसाइड करोगे। उसके लिए क्लास के अंदर उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, ये आप चेक करोगे। उसके साथ साथ आप ये भी देखोगे कि क्लास के बाहर वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास में तो अच्छे होते नहीं, क्लास के बाहर वो शैतानी करते हैं, दूसरे बच्चों को मारते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। तो क्या उन बच्चों को अच्छा कहेंगे? क्यों रसनीत? So yes, yes. हाँ, तो क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास के अंदर अच्छा होना है क्लास के बाहर? Class one. कोई स्टूडेंट मार्क्स अच्छे ला रहा है लेकिन क्लास के बाहर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो उसको, दोनों ही चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? अगर हम लोग Class के बाहर. क्लास के बाहर इंपॉर्टेंट है, या फिर हम लोग कंप्लीट समराइज़ करें, जैसे कि मार्क्स अच्छे आना ज़रूरी है, कि स्टूडेंट का बिहेवियर अच्छा होना ज़रूरी है, या वो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे स्पोर्ट्स और करिकुलर एक्टिविटीज़ उनमें पार्टिसिपेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर वो कितना डिसिप्लिन में रहता है, टाइम से आता है कि नहीं आता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? बिहेवियर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी मार्क्स आए ना आए चल जाएगा। Behavior matters a lot. ठीक है, तो बिहेवियर ज़्यादा मैटर करता है। अक्सर ऐसा माना जाता है समझदार लोगों के बीच में कि अगर स्टूडेंट समझदार है, क्या हो गया? नहीं चल रहा, वापस करो। तो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर मार्क्स नहीं भी आ रहे, कई बार स्टूडेंट चीट करके मार्क्स ले आते हैं अच्छे। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इधर उधर से मार्क्स ले आते हैं लेकिन उनका बिहेवियर नहीं अच्छा होता, तो बिहेवियर ज़रूरी पॉइंट है। इसके अलावा नॉलेज भी ज़रूरी है होना, कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो क्लास में बताया गया वो चीज़ें आपको आनी चाहिए, मार्क्स आए या फिर ना आए। तो कुछ चीज़ें जैसे क्लास के अंदर देखते हैं, कुछ चीज़ें क्लास के बाहर देखते हैं। सेम ऐसे ही एसईओ में भी होता है कि आपको कुछ चीज़ें एसईओ में अंदर देखनी होती हैं वेबसाइट के, और कुछ चीज़ें वेबसाइट के बाहर देखनी होती हैं। जिन चीज़ों को हम लोग वेबसाइट के बाहर देखते हैं उनको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। तो अभी तक जो बातें मैंने आपको बताई ये सब काम आपको अपनी वेबसाइट के अंदर करना था। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज के अंदर वो क्योंकि वेबसाइट में तो कर नहीं रहे, वेबसाइट के बाहर कर रहे हैं। ओके, सो ऑफ पेज एसईओ के हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि ऑफ पेज एसईओ क्या है। ऑफ पेज एसईओ में सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज बैक लिंक्स। बैकलिंक्स क्या है समझते हैं। जैसे क्लास में स्टूडेंट कैसा है ये पता करने के लिए हम लोग क्लास में क्लास टीचर से
उसके दूसरे स्टूडेंट से, प्रिंसिपल से, इन लोगों से बात करेंगे। सेम ऐसे ही गूगल को जब पता करना होता है कि कोई भी वेबसाइट कैसी है, तो वो दूसरों की वेबसाइट में देखता है जा करके। मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, आप मेरी बात को समझ जाएंगे। जैसे गूगल को पता करना है, गूगल यहाँ से इतना दूर बैठी हुई कोई कंपनी, उसको पता करना है कि कानपुर में कौन सा स्कूल बेस्ट है, तो वो कैसे पता करेगा? दूसरों की वेबसाइट पर जा करके। दूसरों की मतलब किसकी वेबसाइट पर जा करके? जैसे कि कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनका काम होता है वो दूसरों को रैंकिंग देने का। जैसे मान लेते हैं कि ये एक वेबसाइट है uniformapp.in। इसका काम क्या है कि ये दूसरे दूसरे जो स्कूल्स हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखता है। तो गूगल चेक करेगा कि यूनिफॉर्म वाली ये जो वेबसाइट है इसमें आपका नाम लिखा है या फिर नहीं लिखा है। ऐसे ही और भी वेबसाइट्स आती हैं, जैसे आपने भी सुना होगा Career 360 है, शिक्षा.com है, या फिर इस तरीके की और भी वेबसाइट्स आती हैं। जैसे एक वेबसाइट आती है schoolmykids.in। तो इसमें आपका नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, गूगल इस चीज़ को चेक करता है। तो आपका नेम कितनी वेबसाइट्स में लिखा हुआ है, दूसरी कितनी वेबसाइट्स में लिखा हुआ है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बैकलिंक्स। तो इन सिंपल टर्म्स बैकलिंक्स है क्या? बैकलिंक जस्ट गूगल को एक इंडिकेटर की तरह आप समझ सकते हैं, जो गूगल को ये बताता है कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट का नेम और कितनी वेबसाइट्स में लिखा हुआ है। ए बैकलिंक इज लाइक अ वर्ड फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। तो जिस वेबसाइट का नेम ज़्यादा वेबसाइट्स में लिखा होगा, गूगल उसको ज़्यादा अच्छा मानेगा। जैसे क्लास में मान लेते हैं मैंने पूछा किसी स्टूडेंट का नेम लेकर के कि ये कैसा है, और क्लास के 40 स्टूडेंट्स ने उसको अच्छा बता दिया, और किसी दूसरे स्टूडेंट को सिर्फ 10 बच्चों ने अच्छा बताया, तो जिसको ज़्यादा लोगों ने अच्छा बताया उसको अच्छा माना जाएगा। ओके। तो गूगल क्या करता है, वो दूसरों की वेबसाइट में जाकर चेक करता है कि आपकी वेबसाइट का नाम और कितनी वेबसाइट्स में लिखा हुआ है। दिस इज नोन एज बैकलिंक। सो ए बैकलिंक इज एन इनकमिंग हाइपरलिंक फ्रॉम वन वेबसाइट टू। अब ये बैकलिंक्स जो होते हैं, आपका नेम किसी और की वेबसाइट में कैसे आएगा? कैसे आएगा सोचो, कैसे आएगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बैकलिंक्स चेक कैसे करते हैं वो आप देखो यहाँ पर। तो सपोज मान लेते हैं आपका कोई कॉम्पिटिटर है और आपको उससे गूगल में ऊपर आना है, तो पहले तो आप ये चेक करो उसको कितने बैकलिंक्स मिले हैं। मान लीजिए ये मेरा कोई कॉम्पिटिटर है newindianexpress.com, और मुझे गूगल में इससे ऊपर आना है। तो मैं ये ऊबर सजेस्ट नाम का जो टूल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसको ओपन करूँगा। बैकलिंक बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आपका नेम और कितनी वेबसाइट्स में लिखा हुआ है, इसी को लोग बोलते हैं बैकलिंक्स। तो ये जो टूल है ऊबर सजेस्ट, ये आपको बताएगा कि आपका नेम या आपके कॉम्पिटिटर का नेम कितनी वेबसाइट्स में लिखा हुआ है। और फिर आपका ये वर्क होगा कि आपको लगातार बैकलिंक्स क्रिएट करने पड़ते हैं। ये आपके एसईओ में प्रॉपर वर्क होगा कि आपको दूसरों की वेबसाइट्स में अपना नेम लिखवाना है। कैसे लिखवाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी को बोलते हैं बैकलिंक्स लिंक बिल्डिंग या फिर बैकलिंक्स बिल्डिंग। ठीक है, टूल अभी ओपन यहाँ पे नहीं हो रहा, मैं इसको ऊपर ओपन कर लेता हूँ। और डे बाय डे इन चीज़ों की प्रैक्टिस जरूर करते जाइए, जो आपको वर्क दिए जाते हैं क्लास के बाद आकर के या क्लास के पहले, जैसे भी आपको सुटेबल लगे, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। इसी आप कोई भी फेसबुक पे पोस्ट करने से पहले एक बार चेक करा लिया करिए, देन आप पोस्ट किया करिए। ओके। तो फेसबुक पेज व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर लिया करिए, मैं उसमें जो चेंजेस होंगे वो बता दूंगा, फिर आप कोई भी पोस्ट किया करो। ये टूल। हाँ। अब जो मैंने भेजा है वो ठीक है। हाँ, आपने जो ग्राफिक्स बनाया वो ओके है। इस बार इसको पोस्ट कर सकते हैं, बट पोस्ट में जो कंटेंट लिखेंगे ना वो भी आप लिख करके बता दीजिए व्हाट्सएप पर ही। फिर जब मैं उसको अप्रूव कर दूंगा देन आप पोस्ट करना। ये अभी टूल चल नहीं रहा, तो कुछ देर बाद मैं इस टूल को आपको चेक कराऊंगा। तो ये टूल का बेसिक वर्क ये है कि आपको बता देता है कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट्स को कितने बैकलिंक्स मिले हुए हैं। तो अगर वो आपका कॉम्पिटिटर है तो आपको उससे ज़्यादा बैकलिंक्स बनाने होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इस वेबसाइट में कितने बैकलिंक्स मिले हुए हैं, 66,31,362।
तो अगर आपको उसको बीट करना है तो आपको इससे ज़्यादा बैकलिंक्स चाहिए होंगे। और यहाँ पर ये भी पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट में मंथली कितने लोग आते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 78 लैक्स के अराउंड इस वेबसाइट पर लोग आते हैं। तो अगर आप ब्लॉगर्स हैं या फिर आपकी कोई वेबसाइट है तो यहाँ से आप अपने कॉम्पिटिटर्स का बैकलिंक्स वगैरह चेक कर सकते हैं कि उसकी वेबसाइट में कितने बैकलिंक्स वगैरह मिले हुए हैं। तो जो ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट्स होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बैकलिंक्स होते हैं। जैसे आप विकीपीडिया में अगर चेक करोगे तो उसमें इतने ज़्यादा बैकलिंक्स हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी होंगे। सो मैं समराइज़ करता हूँ, बैकलिंक्स है क्या, ये होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा क्यों बैकलिंक्स क्या है। हाँ, हमारी कंपनी का नेम दूसरी कितनी वेबसाइट्स में है, इसको हम लोग बोलते हैं बैकलिंक्स। ये बैकलिंक्स बनाते कैसे, अब आते हैं इस बात पर जो मेन आपका वर्क होगा। ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ में जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें ऑफ पेज एसईओ 40% इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ऑन पेज एसईओ अच्छा होना। बात समझ रहे हैं। अगर आप वैसे तो बिहेवियर बिल्कुल सच बात है, वो होना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन लोग प्रायोरिटी देते हैं कि क्लास में मार्क्स कैसे आ रहे हैं, क्यों ऐसा नहीं है देखिए। जबकि लॉन्ग रेस में आपको लाइफ में ज़्यादा काम क्या आएंगे, ऑफ पेज एसईओ। हाँ, तो आपका ज़्यादा टाइम तो ऑफ पेज एसईओ में ही जाएगा, लेकिन अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो 40% है। ऑन पेज एसईओ भी इंपॉर्टेंट है, वो 60% इंपॉर्टेंट है। फिलहाल पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे बैकलिंक। एसईओ में गूगल में ऊपर आने के लिए ये वन ऑफ द बिगेस्ट रैंकिंग फैक्टर है गूगल का। और ये जो टॉपिक है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये गूगल के जो फाउंडर्स हैं, कौन है गूगल के फाउंडर, उन्होंने दिया था। गूगल जो इतनी बड़ी कंपनी बनी है, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने दिया था। कौन है गूगल के फाउंडर, समझो कुछ है? नहीं, वो तो इंडियन है, वो गूगल के फाउंडर नहीं है। गूगल के दो फाउंडर्स हैं, वो तो सीईओ हैं, लैरी पेज और सर्जरी बिन करके दो फाउंडर हैं गूगल के। 1996 के टाइम पर इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सी वेबसाइट अच्छी है। इस कॉन्सेप्ट को पेज रैंक भी बोलते हैं। तो एक वर्ड और आप नोट कर लीजिए, पेज रैंक। लैरी पेज के नाम से ये बनाया गया था कॉन्सेप्ट, पेज रैंक। पेज रैंक ये बताता है कि जिस वेबसाइट को ज़्यादा बैकलिंक्स मिलेंगे, ये वर्ल्ड के 5th 6th रिचेस्ट पर्सन है, बिल्कुल जीतता है। गूगल का ऐसा लगता है, गूगल वगैरह सुनकर लगता तो है कि ये सैकड़ों साल से कंपनी चल रही होगी, लेकिन वो अभी सिर्फ 20-24 ईयर्स से ही स्टार्ट हुई है। क्या नहीं, गूगल कंपनी 24 ईयर्स की है। लैरी पेज की अगर एज की बात करें तो ऐसे ही होगी कुछ 40-45 ईयर्स। 1973 बॉर्न है, 49 ईयर्स है, ज़्यादा थोड़ा। कॉलेज के टाइम पर ये लोग स्टार्ट कर देते हैं, आप लोगों की एज में स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, सो टॉपिक पे वापस से आते हैं। अभी पॉइंट आता है कि आप बैकलिंक्स बनाओगे कैसे, हाउ टू गेट बैकलिंक्स। दीपक, कोई एक दो तरीका बताना चाहोगे बैकलिंक्स कैसे बनाए? नो आइडिया। अच्छा, क्लास में कोई स्टूडेंट अच्छा बोलेगा तो उसके लिए क्या करना होगा? अच्छा बोलेगा। जैसे क्लास में बैकलिंक्स का यही मतलब था कि आपको कितने लोग अच्छा बता रहे हैं, तो ऐसे आपको भी कोई स्टूडेंट अच्छा बोले, इसके लिए क्या किया जाए? आप अच्छा बोले। क्लास में बाकी स्टूडेंट्स आपको अच्छा बोले, सबसे फ्रेंडशिप रखनी पड़ेगी, क्लास मॉनिटर बनना होगा। हाँ, एक तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अच्छे हैं तो लोग भी आपको अच्छा ही बोलेंगे। तो वही सेम यहाँ पर भी है कि अगर आपकी वेबसाइट अच्छी है, उसमें कुछ अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक आपको बैकलिंक्स मिलने लगेंगे। गॉट इट। सो बैकलिंक्स बनाने के कई सारे तरीके, एक जैसे यही तरीका है। अच्छा, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। जैसे मान लेते हैं क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से अगर एक स्टूडेंट मान लेते हैं किसी का नेम रोहित है, और पूछा गया रोहित कैसा स्टूडेंट है, तो सभी 50 स्टूडेंट्स ने उसको एक गुड बॉय बताया, एक अच्छा पर्सन बताया। लेकिन क्लास के टीचर्स जो हैं, 5 टीचर्स हैं सपोज, और उन सभी टीचर्स ने कहा कि नहीं, इससे ज़्यादा खराब स्टूडेंट तो कोई है ही नहीं, तो किसकी बात मानी जाएगी? प्रैक्टिकली टीचर्स की बात मानी जाएगी, क्योंकि हो सकता है वो स्टूडेंट से अपना फ्रेंडशिप ऐसा मेंटेन करके चल रहा हो कि नहीं उसको सब अच्छा बताएं, या कोई डर होगा स्टूडेंट ने अगर उसको ख़राब बता दिया तो उसको डराएंगे या जो भी हो, लेकिन टीचर्स एक तरीके से जेन्युइन बात बताएंगे। सेम ऐसे यहाँ पर भी होता है बैकलिंक्स में भी,
कि आपका नेम कितनी वेबसाइट्स में लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा ये भी मैटर करता है कि वो किस टाइप की वेबसाइट्स हैं, उस वेबसाइट की अपनी खुद की अथॉरिटी या उसकी अपनी प्रेजेंस कैसी है। ओके, सो ये भी ज़रूरी है कि आपका नेम ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट्स में हो, साथ में ये भी ज़रूरी है कि जिन वेबसाइट्स में आपका नेम लिखा है उनकी अपनी खुद की भी कोई पहचान होनी चाहिए। ओके, तो फिलहाल बात करते हैं बैकलिंक्स बनाने को लेकर के। तो बैकलिंक्स बनाने के कई सारे तरीके हैं, एक एक करके इन तरीकों को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहला तरीका हम लोग डिस्कस करते हैं बैकलिंक बनाने का, शेयर ऑन कोरा एंड कमेंट ऑन अदर वेबसाइट। कोरा क्या है? कोरा एक डिस्कशन फोरम है। सो बैकलिंक बनाना आपका वर्क होगा, जिसमें पहला तरीका आपको मैं बताता हूँ, डिस्कशन फोरम्स पे जाकर के आंसर्स लिखना। कोरा जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर आंसर लिखना। सो कोरा आप लोग यूज़ करते हैं, QUORA, कोरा एक डिस्कशन फोरम है। वहाँ पर आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको रियल वर्ल्ड के लोग उसका आंसर देते हुए मिलेंगे। जैसे आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है कि लाइफ क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो आप कोरा में वहाँ पे जाकर के पूछ सकते हैं। ओके, सो जैसे मैं कोरा पे आता हूँ और कोरा पे जाके मैंने पूछा बेस्ट फोटोग्राफर इन इंडिया या दिल्ली, इस तरीके से। तो कोरा एक काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, इसको लाखों लोग इंडिया में और वर्ल्ड वाइड तो करोड़ों लोग विजिट करते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि लोग क्वेश्चन पूछते हैं, फिर कई सारे लोग उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते हैं। So on the spot. मैं उस टाइम पर नहीं, लेकिन जैसे किसी ने क्वेश्चन डाला होगा, फिर उसमें अप्रैल 9 को इन्होंने आंसर लिखा, और ये देखो यहाँ पे किसी ने आंसर लिखा हुआ है, तो इस तरीके से लोग वहाँ पर आंसर्स लिखते हैं। कोरा काफ़ी पॉपुलर है, अगर आप लोग यूज़ नहीं करते तो ज़रूर यूज़ किया करिए। इवन काफ़ी अच्छे लोग कोरा पे आंसर लिखते हैं, जैसे सुंदर पिचाई वगैरह के आपको कई आंसर्स यहाँ पे कोरा पे मिल जाएंगे। इवन एक आंसर नहीं, लोग काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, ये व्हाट इज़ लाइफ मान लेते, मैंने सर्च किया जीवन क्या है, क्यों जिंदा हो, ये जैसे मैंने सर्च किया, यहाँ पर देखो 2000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं। और ये जो आंसर लिखने वाले लोग हैं वो कोई रैंडम लोग नहीं होंगे, वो बड़े कोई अच्छी अपने लाइफ में जी चुके होंगे या फिर अभी जी रहे होंगे। तो इस तरीके के लोग यहाँ पे आंसर्स लिखते हैं। लिखने को तो यहाँ पे कोई भी लिख सकता है, और आप अगर इनके आंसर्स को देखोगे तो इतना डिटेल में लिखते हैं। इनको यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन लोग लिखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यहाँ पर देखो इन्होंने कितना डिटेल में लिखा हुआ है, कम से कम 1000 वर्ड्स का इन्होंने लिख डाला है। और ऐसे एक लोग नहीं, ऐसे कई सारे लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो ये जो कोरा प्लेटफॉर्म है, इस पर लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर किसी कंपनी के बारे में यहाँ पर लिखा गया होगा तो लोग मानते हैं कि हाँ वो अच्छी होगी, तभी उसके बारे में यहाँ पर लिखा हो गया होगा। अब आपको क्या करना है कि आप जिस कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं, आप उसके बारे में कोरा में जा कर के लिखेंगे। जैसे कोरा में मान लेते हैं किसी ने क्वेश्चन पूछा, कोरा बेस्ट स्कूल इन चंडीगढ़। तो यहाँ पे देखिए कई सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के लोगों ने आंसर्स दिए हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप जिस कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं, आप उस कंपनी के आंसर्स को यहाँ पे जा कर के लिखेंगे, और उस आंसर को ऐसे लिखेंगे कि वो ऑथेंटिक लगे। डायरेक्ट स्कूल का नेम नहीं लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखो उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, एज़ पर माई रिसर्च द स्कूल नेम एज फॉलोज, और इन्होंने फिर कई सारे स्कूल्स के नेम यहाँ पर लिखे। थोड़ा सा आपको इधर उधर की बातें भी लिखनी चाहिए कि मैनी स्कूल जस्ट हैव नेम बट वर्क इज़ नॉट इक्वल टू कबीर एज नेम एज वेल इज इक्वलिटी। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखने से पहले ये सब लिखा जाता है, और फिर उसके बाद अपना आंसर लिखा जाता है, जिससे कि लोगों को ऑथेंटिक लगे। तो आपका वर्क ये होगा कि आप जिस कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं, उस कंपनी के कोरा पे जा करके आप आंसर्स लिखेंगे। गॉट इट? तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं मैं किसी वेडिंग फोटोग्राफर के यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो आपका वर्क है कि कोरा पे जाओ और वहाँ पे जा करके आंसर्स आपको लिखने हैं। यहीं पर आंसर लिखने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जहाँ एडिट ड्राफ्ट लिखा है यहाँ पे आंसर लिखने का ऑप्शन आता है। तो उस पर आप क्लिक करोगे और फिर आप यहाँ पे अपना आंसर लिखोगे। आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो कि लास्ट ईयर फॉर माई ब्रदर मैरिज आई हैव विजिटेड मैनी स्टूडियोज़ इन दिल्ली, बट वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियो इन दिल्ली इज़, जिसके लिए आप वर्क कर रहे हैं उसका वहाँ पे नेम लिख दोगे। नेम के साथ में आपको वहाँ पर उसका लिंक भी प्रोवाइड कराना है। ये देखो यहाँ पर इन्होंने लिंक भी दिया हुआ है कि कोई इस पर क्लिक करके और उनके बारे में जान सकता है। इवन आप फोटोज़ वगैरह भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो ये सब लिखा हुआ है, आपको लगेगा कि किसी रियल पर्सन ने इस आंसर को लिखा है, बट वो कोई एसईओ वाला पर्सन होगा।
ये सब देखो फोटोज़ वगैरह यहाँ पे ऐड कर दी है, और नीचे कहीं पर उस कंपनी का नाम लिख दिया जाता है। हो सकता है रियल पर्सन भी हो, कुछ रियल लोग भी लिखते हैं, कुछ एसईओ वाले भी लिख देते हैं। सो लिंक कैसे प्रोवाइड कराते हैं वो आप देखो। तो जब भी आप कोई आंसर लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई विजिटेड, ये सब आप अपना स्टोरी लिख लोगे। उसके बाद यहीं पर आपको ऑप्शन आएगा कि जैसे मान लेते हैं कोई फोटोग्राफर है, वेडमी करके, वेडमी इज़ बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर, और वेडमी आप यहाँ पे इतना सेलेक्ट करोगे और यहीं पर आपको हाइपर लिंक देने का ऑप्शन आता है। हाइपर लिंक का जो ऑप्शन होता है ये वाला होता है, जहाँ पे चेन जैसा बना होता है, इसको बोलते हैं हाइपर लिंक। इस पर क्लिक करोगे और जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, सपोज मैं वेडमी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं वेडमी गुड की जो वेबसाइट होगी उसका लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। लिंक प्रोवाइड कराने से ब्लू कलर में हो जाता है। अभी यहाँ पे लिंक आया नहीं, मुझे एडिट करना पड़ेगा। तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए जिसमें आपको लिंक देना है, देन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये एक हाइपर लिंक करके ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करिए और उस कंपनी की वेबसाइट एंटर करिए और फिर आप इसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखोगे ये ब्लू कलर का हो जाता है। इसको हाइपर लिंक भी बोलते हैं, लिंक प्रोवाइड कराना भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर्स यहाँ पर लिखना है। सो पहला प्लेटफॉर्म हो गया कोरा, जहाँ पर आपको आंसर्स लिखना है। कोरा के जैसे और भी कई प्लेटफॉर्म है, जैसे एक प्लेटफॉर्म है रेडिट करके। रेडिट भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे कि ये जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपने कभी यूज़ ना किया हो, बट ये काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कोरा.com में कितने लोग इंडिया से विजिट करते हैं, तो इसका मंथली ट्रैफिक देखो कितना है, काउंट करो जल्दी कितना है ये। इतने टाइम्स लोगों ने कोरा को विजिट किया होगा, ये सिर्फ इंडियन लोगों की मैं बता रहा हूँ। तो लोग इन प्लेटफॉर्म से विजिट करते हैं। तो आप अगर किसी प्लेटफॉर्म को नहीं जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग उसको यूज़ नहीं करते होंगे, काफ़ी सारे लोग उसका यूज़ करते हैं। तो ऐसे एक प्लेटफॉर्म है रेडिट करके, वहाँ पर भी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे जाते हैं। तो नेक्स्ट आपका वर्क ये होगा कि रेडिट प्लेटफॉर्म पे वो आप क्वेश्चन सर्च करिए जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं। जैसे मैंने सर्च किया रेडिट पे, हु इज़ बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर, या आप स्कूल के लिए वर्क कर रहे हैं तो आप सर्च करेंगे बेस्ट स्कूल, और फिर आप यहाँ पे जाकर के इसका आंसर लिखेंगे। ओके, सो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये ऑफ पेज एसईओ के जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनको आप अच्छे से फॉलो करिए। और ऑफ पेज एसईओ में काफ़ी सारी जॉब्स रहती हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर ही अंदर आप किसी कंपनी को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि लकी डिजिटल करके कंपनी है, आप एसईओ में सिर्फ ऑफ पेज एसईओ ही अच्छे से सीख लीजिए और उसी में आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। कई ऐसे स्टूडेंट पास में रहे हैं जिनको सिर्फ 1 मंथ में एक अच्छी जॉब मिल गई है, क्योंकि एसईओ में उनको वर्क करना आ गया है। एसईओ एक बिल्कुल एवरग्रीन टॉपिक है, जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लगातार इसमें जॉब बनी ही रहती है। इवन आज ही एक जॉब आई हुई, मैं भी शेयर करूँगा, अपने एक पुराना स्टूडेंट है उसके यहाँ पर ये जॉब है एसईओ की। तो अगर आपको एसईओ वगैरह अच्छी तरीके से आ जाता है तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि और आप बैकलिंक्स कैसे बना सकते हो। सो बैकलिंक्स बनाने का अगला जो तरीका है आपका, वो है गेस्ट पोस्ट लिखना। यह भी एक बड़ा अच्छा तरीका और फ्रीलांसिंग में खूब इसका काम आता है, गेस्ट पोस्ट। सो गेस्ट पोस्ट क्या होता है? गेस्ट पोस्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी और को अपना एक पोस्ट लिख करके दोगे और उसके बदले वो आपका नाम अपनी वेबसाइट पर लिखेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने गूगल पे सर्च किया बेस्ट स्कूल इन कानपुर, यहाँ पर ये momjunction.com करके एक वेबसाइट है जो ऊपर आ रही है। मॉम जंक्शन कोई स्कूल नहीं है, इसका काम ये है कि ये अलग अलग स्कूल्स के बारे में अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं। इससे इनको क्या मिलता होगा, सोचो इनको क्या मिलता होगा, कौन देता होगा पैसे? हाँ, जैसे आप यहाँ पर देखोगे ये स्कूल्स के एडवर्टीजमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं ना, इन एड्स को यहाँ पे दिखाने के लिए गूगल इनको रुपए देता है। ओके, आगे चल कर आप लोग इस बात को सीखोगे कि आपकी अगर कोई वेबसाइट है और उसमें ऐड आ जाते हैं फिर, तो उससे आपकी अर्निंग होती है।
तो ये जो यहाँ पे लिखते हैं ये इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ये लिखना चाहते हैं, ये इसलिए लिखते हैं जिससे इनकी अर्निंग हो सके। तो अब ये इतने सारे जो आर्टिकल्स लिखते हैं इनको भी अपना एसईओ करना पड़ता है। तो ये आपसे क्या बोलेंगे कि आप हमें किसी टॉपिक पर आर्टिकल लिख करके दीजिए 500 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स का, और उसके बदले हम क्या करेंगे, आपके स्कूल का नेम यहाँ पर टॉप पर लेकर के आ जाएंगे। यहाँ पे जो टॉप पर आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो नंबर 1 इसीलिए टॉप पर आ रहे हैं। इस बात को अब आप धीमे धीमे समझ पाएंगे कि गूगल में ऊपर आने का मतलब ये नहीं कि वो बेस्ट है इसीलिए ऊपर आ रहा है, उसने एसईओ किया है। बड़ी सिंपल सी बात है, कल भी मैंने आपको दिखाया था एग्जांपल से कि कई बार ऐसा होगा कि आप देखोगे जैसे बेस्ट स्कूल्स इन कानपुर सर्च करने पे कौन सा स्कूल नंबर 1 पे आता है, सिटी मॉडल आता है, आप में से हो सकता है लोग जानते भी ना हो, और वो ऊपर आ रहा है। 92 रिव्यूज़ है फिर भी ऊपर आ रहा है, और जिसके 258 रिव्यूज़ है वो 3rd नंबर पे आ रहा है। तो ये सब ऐसा क्यों है, क्योंकि एसईओ की वजह से टॉप पर आ रहा है। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो टॉप पर आ रहा है वही नंबर 1 होता है, वही बेस्ट होता है। ओके, सो यहाँ पर टॉप पर आने के लिए एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं गेस्ट पोस्ट। उसमें आपको करना क्या होता है, दूसरों की वेबसाइट्स के लिए एक आर्टिकल लिख करके देना होता है। ये कौन सी वेबसाइट्स होंगी, उसके लिए आप गूगल पे जाके ऐसे भी सर्च कर सकते हो, गेस्ट पोस्टिंग साइट्स। तो यहाँ पर आपको कई ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जैसे आउटब्रेन, हफिंगम पोस्ट और हब स्पॉट, इन्वेस्टोपीडिया। तो आप इन वेबसाइट्स में अपना गेस्ट पोस्ट लिख करके दे सकते हो, उसके बदले वो आपका नेम अपनी वेबसाइट पर लिख करके देंगे। जैसे एक इंडिया में काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है योर स्टोरी, नेम सुना है? नहीं सुना है? श्रद्धा शर्मा इसकी फाउंडर है। योर स्टोरी एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड यहाँ पर कंटेंट लिखा होता है। तो आप अपना आर्टिकल यहाँ पर भी पब्लिश कर सकते हो, अपना गेस्ट पोस्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो। योर स्टोरी के बारे में पहले थोड़ा सा बताते हैं आपको। ये काफ़ी पॉपुलर और अच्छा प्लेटफॉर्म, अगर आपने नहीं सुना है तो आज आप इसके बारे में ज़रूर देखिएगा। तो ये वेबसाइट अभी ओपन हो रही है। तो योर स्टोरी में भी आप अपना आर्टिकल लिख करके दे सकते हो। अभी नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है गेस्ट पोस्ट लिखने का, तो वो गेस्ट पोस्ट आप लिख करके देंगे, उसके बदले वो आपका नेम अपनी वेबसाइट पर लिखेंगे और आपकी वेबसाइट का लिंक वहाँ पर दे देंगे। तो इसको लोग बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग करना। तो डेली आप, एक ऐसी वेबसाइट आती है medium.com करके, तो वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पर भी आप ये वर्क कर सकते हो। यहाँ पर भी आप जा कर के अपना गेस्ट आर्टिकल लिख सकते हो। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ इनमें आपको करना क्या है, इन प्लेटफॉर्म्स में जाना है और अपना एक अच्छा सा आर्टिकल लिख करके देना है। इसके बदले वहाँ पर आपकी वेबसाइट का नेम आने लगेगा। अभी योर स्टोरी की एक बड़ी अच्छी ई बुक थी, मुझे दिख नहीं रही है, मैं आपको दिखाता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। सो समराइज़ करते हैं, ये गेस्ट पोस्टिंग का वर्क आप एज अ फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ के एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, सिर्फ गेस्ट पोस्ट लिखने का काम करता है। अलग अलग कंपनीज में जिनको गूगल पे ऊपर आना होता है वो क्या करते हैं, उसको पे करते हैं एक एक गेस्ट पोस्ट के लिए, और इंडिया के बाहर वो इस काम को करता है। तो अगर आपके अंदर कंटेंट राइटिंग की स्किल है तो आप सिर्फ यही एक काम कर सकते हो, वो है गेस्ट पोस्ट लिखना। आप अलग अलग कंपनीज़ के लिए, कंपनीज़ तो ईजिली मिल ही जाती हैं, उनके लिए आप गेस्ट पोस्ट का वर्क कर सकते हो। आप जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेपल एक प्लेटफॉर्म है। जब भी आपको कोई पेमेंट करता है, इंटरनेशनल पेमेंट अगर आपको रिसीव करनी होती है तो आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो आज से कुछ टाइम पहले की बात है, जब उसका यहाँ पे अकाउंट नहीं बना था पेपल में, तब वो मेरे अकाउंट में पेमेंट मंगाया करता था। तो यहाँ पर आप जैसे सब जो देख पा रहे हो, टिफानी वेलिस करके, विलिस करके कोई पर्सन है, इसने उसको पेमेंट की है $37 की। तो ये किस बात के लिए पेमेंट की है, यही गेस्ट पोस्ट लिखने के लिए। $18, $37। तो ये जो पेमेंट्स आ रही हैं यहाँ पर, ये सब गेस्ट पोस्ट के लिए ही पेमेंट्स की जा रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप ओपन करके देखोगे भी इन पेमेंट्स की डिटेल्स यहाँ पर ओपन नहीं हो रही। अदरवाइज गेस्ट पोस्ट का काफ़ी वर्क आता रहता है। अगर आप अच्छा गेस्ट पोस्ट लिख सकते हैं तो आपको इजीली वहाँ पर
आगे चल करके इसके लिए लोग पे करेंगे। ये यूएई के कोई पर्सन है, उन्होंने इसको पेमेंट की हुई है और कहीं पर ये बात लिखी भी होगी किस लिए पेमेंट किया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर उस आर्टिकल को उसने लिख करके दिया था, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर उसको पेमेंट की है। तो एसईओ में वापस से आते हैं। आपको बैकलिंक्स बनाने हैं। बैकलिंक्स बनाने के दो तरीके मैंने आपको बताया। पहला, आपको कोरा पे जाकर के आंसर्स लिखने हैं। दूसरा, आपको गेस्ट पोस्ट वहाँ पर लिखना है। और क्या क्या तरीके हैं बैकलिंक्स बनाने के, उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट तरीके में आते हैं, आपको दूसरों को ईमेल करना होगा बैकलिंक्स की रिक्वेस्ट के लिए। ईमेल किसको करना है आपको, वो आप देखें ना स्क्रीन पर। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया था बेस्ट स्कूलिंग कानपुर, और इसमें कई सारी वेबसाइट्स टॉप पर आ रही हैं। आप क्या करोगे, स्क्रॉल करके आओगे और जो सेकेंड और थर्ड नंबर पे वेबसाइट्स आ रही होंगी, जैसे मान लेते मैं थर्ड पेज पर गया और यहाँ पे कोई वेबसाइट है जिसका नेम है इंडिया फेमस फॉर। आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे। इस वेबसाइट ने भी कानपुर के कोई 10 स्कूल्स के नेम अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। ये सब रैंडम लिखते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको उन्हीं स्कूल्स के नेम लिखना है। जो जिसको स्कूल समझ में आता है, जैसे जैसे देखो KVIT कानपुर को नंबर 1 बना रखा है, तो ये सब रैंडम ही लिखते हैं। जो जिसको पेमेंट कर देता है वो उसी का नेम यहाँ पर टॉप पर लिख देता है। तो अगर आप इनको ईमेल करोगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर इनकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। कॉन्टेक्ट्स पे जाकर के आप इनको ईमेल में ये लिख करके भेजोगे कि यू हैव लिस्टेड 10 बेस्ट स्कूल्स इन कानपुर, वी आर आल्सो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन कानपुर, अवार्ड विनिंग स्कूल इन कानपुर, इस तरीके से, एंड काइंडली मेंशन अवर नेम इन योर वेबसाइट। इसको बोलते हैं ईमेल करना। तो कई बार जब आप ईमेल करते हो तो वो आपका नेम लिख भी देते हैं। ओके, कई बार वो आपसे बोलेंगे नहीं इसके लिए हमें आप पेमेंट करिए, कई बार वो आपसे बोलेंगे इसके लिए हमें खुद भी आप एक आर्टिकल लिख के दीजिए, मतलब गेस्ट पोस्ट लिख करके दीजिए। तो एसईओ में ये आपका वर्क होता है कि आपको डेली कुछ 10 से 20 लोगों को ईमेल भेजना होता है, और ईमेल में आपका वर्क होता है गेस्ट पोस्ट वाला वर्क करना। ओके, सो आपको मैं इसका फॉर्मेट भी दिखाता हूँ ईमेल किस तरीके से करते हैं। आस्किंग फॉर बैकलिंक्स, आप गूगल पे जाकर सर्च करना ईमेल आस्किंग फॉर बैकलिंक्स, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा कि आप ईमेल में कुछ इस तरीके से लिख करके दूसरों को ईमेल भेज सकते हो। तो जब आप उनको ईमेल भेजोगे तो वो रिवर्ट में आपको वहाँ पर बैकलिंक्स प्रोवाइड करा देंगे। ओके, सो ये तरीका होता है आपको बैकलिंक्स बनाने का। तीसरा तरीका, ऐसे कई सारे तरीके हैं जिनसे आप बैकलिंक्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, डिस्कशन फोरम्स में आंसर लिखना। दूसरा, गेस्ट पोस्ट लिखना। तीसरा, ईमेल। डन। और तरीकों को देखते हैं कि और आप बैकलिंक्स कैसे बना सकते हो। डेली आपको कुछ 10 से 20 बैकलिंक्स बनाने होंगे। जब आप लगातार एग्रेसिव वर्क करोगे देन आप बैकलिंक्स बना पाओगे। और बैकलिंक्स बनाने में से नेक्स्ट तरीका देखते हैं यहाँ पर। कोई इजी वाला तरीका आपको बताते हैं। जैसे एक तरीका होता है बाई बैकलिंक्स, आप बैकलिंक्स बाई भी कर सकते हो। हाँ, बाई में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, क्या होती है वो भी डिस्कस करते हैं। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो बैकलिंक्स सेल करने का काम करते हैं। आप उनको पेमेंट करिए, वो आपको बैकलिंक्स बना करके दे देंगे। जैसे आप ये सब तरीकों से बैकलिंक्स बनाओगे आपको काफ़ी टाइम लगेगा। एक प्लेटफॉर्म है फाइवर करके, ये फाइवर एक फ्रीलैंसिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप कोई वर्क कर लेते हो, आपको कोई स्किल आती है, तो आप यहाँ पे जा कर के फ्रीलैंसिंग काम ले सकते हो। फ्रीलैंसिंग आपको पता है क्या होता है? फ्रीलैंसिंग, फ्रीलैंसिंग इंटर्नशिप से अलग होता है कुछ। हाँ, जैसे जॉब आप करोगे तो आपको ऑफिस जा करके डेली वर्क करना पड़ेगा। फ्रीलैंसिंग में क्या है कि आपको वर्क करना होगा, लेकिन जब आपके पास टाइम है तब आप वर्क करके दीजिए। आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, आप फ्री हैं। आपको जब मन होगा तब आप किसी भी कंपनी का वर्क ले लेंगे और आप उसके लिए वर्क करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे ये बैकलिंक्स के फ्रीलैंसर्स हैं, इनका काम क्या है, बैकलिंक्स बनाने का है। तो इनके अगर मैं यहाँ पे प्राइस चेक करूँ, फाइबर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बैकलिंक्स बाई कर सकते हो। और यहाँ पे बैकलिंक्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है वो भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कोई पर्सन है वो आपके लिए 5000 बैकलिंक्स बना करके देंगे सिर्फ 1200 रुपीज़ में। ओके, तो जो काम आप इतने एफर्ट से मेहनत से करोगे वो ये आपके लिए करके दे देंगे। यहाँ पर देखो जैसे कोई पर्सन है वो आपको 23,000 रुपीज़ में कुछ बैकलिंक्स बना करके देंगे।
तो ये अलग अलग चार्जेस यहाँ पे लगे हुए, मान लेते मुझे इन्हीं से बनवाना है, तो आप उनकी प्रोफाइल भी चेक करोगे। और ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता कि कोई आपके साथ फेक या फ्रॉड कर सके। तो ये 1200 कुछ रुपीज़ में आपके लिए 5000 बैकलिंक्स 4 डेज़ में बना करके दे देंगे। इस काम को आप भी इन फ्यूचर कर सकते हो कि अगर आपको बैकलिंक्स बनाना आता है तो आप भी दूसरों को बैकलिंक्स की सर्विस दे सकते हो। बैकलिंक्स बनवाने से पहले ऑब्वियसली आप इनकी प्रोफाइल चेक करोगे। तो यहाँ पे जैसे इनकी प्रोफाइल में ये पर्सन तो पाकिस्तान से हैं, लेकिन इनकी प्रोफाइल पे जो वर्क करवाया है लोगों ने, वो अलग अलग कंट्रीज से कई लोगों ने वर्क करवाया है। ये देखो, वेनेजुएला हो गया, वियतनाम हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। ओके, सो यहाँ पर ये कई लोगों के फीडबैक पड़े हुए हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव है, मतलब इनका काम काफ़ी अच्छा है। और इसमें जैसे जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में आते जाओगे तो आप ये पाओगे कि एसईओ वगैरह में पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं। वहाँ के काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों को बड़ा अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि वो लोगों के पास ज़्यादा कुछ वर्क होता नहीं और ये उनकी अर्निंग का एक अच्छा सोर्स है। तो देखिए, सिर्फ 1200 रुपीज़ में वो आपको 5000 के अराउंड बैकलिस्ट बना करके दे देंगे। यहाँ पर आपको इनको पेमेंट करनी होगी, पेमेंट करने के बाद वो आपका काम करेंगे। अगर वो वर्क करके नहीं देंगे तो वो पेमेंट आपकी जो आपने की है वो इनको नहीं मिलेगी, वो आपको वापस मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में वो पेमेंट किसके पास रहेगी? फाइवर के पास। जब आप कंफर्म कर दोगे कि हाँ इन्होंने मेरा वर्क कर दिया है, देन वो आपको पेमेंट, आपकी पेमेंट इनको देंगे। तो यहाँ पर कोई तो उसके लिए भी फाइबर है ना, वो चेक करेगा कि हाँ वर्क करके दिया है कि नहीं दिया है। तो इसीलिए मीडिएटर है बीच में। तो इस तरीके के बिल्कुल होते हैं केसेस कि लोग वर्क करके दे देते हैं, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। हालांकि ऐसा कम ही होता है, आजकल लोग समझदार हो गए, सब लोग अपना टाइम बचाना चाहते हैं। तो फाइबर तो बीच में है ही है, वो आपसे पेमेंट ले ही चुका है। तो अगर उसको लगा कि हाँ इन्होंने काम कर दिया तो आपको पेमेंट वापस नहीं करेगा, उनको दे देगा। टर्म्स कंडीशन सब पहले से लिखी होती हैं। तो ये भी बैकलिंक्स बनाने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपके जो बैकलिंक्स होते हैं वो कुछ टाइम के बाद ड्रॉप भी हो जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि कुछ भी रैंडम ऐसी वेबसाइट में बैकलिंक्स बना देंगे जो वेबसाइट एग्जिस्ट कभी करती है, लेकिन कुछ दिन के बाद हो सकता है वो वेबसाइट डिलीट हो जाए। तो वो जो बैकलिंक्स में प्रॉब्लम आती है कि आपने सपोज 1200 या 5000 बैकलिंक्स बनवा तो लिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बैकलिंक्स आपके डिलीट हो जाएंगे। तो इसलिए रिकमेंडेड तरीका ये है कि आप ये खुद से बैकलिंक्स बनाएं। ओके, सो मैं समराइज़ करता हूँ। आज की क्लास में हम लोगों ने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए। पहला ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में हम लोगों ने डिस्कस किया कीवर्ड रिसर्च, टाइटल, हेडिंग, पैराग्राफ, कीवर्ड स्ट्रिपिंग और हाई क्वालिटी कंटेंट। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया ऑफ पेज एसईओ। और ऑफ पेज एसईओ के कुछ पॉइंट जैसे कि बैकलिंक्स बनाना, गेस्ट पोस्ट, ईमेल सेंड करके बैकलिंक्स बनवाना और बाय करना। इसके अलावा और भी कई सारे तरीके हैं बैकलिंक्स के, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे मंडे की क्लास को। ठीक है, कल कोई क्लास नहीं है, कल पीएसआईटी में एक इवेंट है, अवार्ड सेरेमनी, तो मैं उसमें जा रहा हूँ। तो कल की क्लास में आपको कुछ नहीं मिल पाऊँगा। सो उसके बाद नेक्स्ट मंडे को हम लोग कंटिन्यू करेंगे सारी चीज़ों को और उसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूँगा। एक्सक्यूज मी सर। आप यहाँ से पूछो। सर बोल रहा था बैकलिंक, मैं समझ गया। बैकलिंक मतलब वो है कि अपने वेबसाइट को किसी अदर वेबसाइट में अपने वेबसाइट का लिंक डालना, राइट? हाँ और एक और कुछ होता है ना कि हम हमारे वेबसाइट में अदर वेबसाइट का लिंक डालते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ये भी एक फैक्टर है ना एसईओ हाँ, में रैंक करने के लिए। बिल्कुल। अपनी भी वेबसाइट पे हम लोग किसी और की वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। इसको हाइपर लिंक बोलते हैं कि अगर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट में किसी और का लिंक दिया है तो ये उसके लिए तो बैक लिंक है और हमारे लिए इंटरनल लिंक हो जाता है, सॉरी एक्सटर्नल लिंक हो जाता है। ये कितना मैटर करता है रैंक करने के लिए? हाँ, वो भी मैटर करता है बिल्कुल। ऑफ पेज एसईओ में, सॉरी ऑन पेज एसईओ में अभी हम लोग ये वाला भी एक फैक्टर पढ़ेंगे कि आपको अपनी भी वेबसाइट में दूसरों का लिंक देना होता है। ओके, दूसरों का लिंक या फिर अपने मान लीजिए मेरा वेबसाइट में बड़ा है और मेरे वेबसाइट में बहुत सारा अलग अलग कंटेंट है, तो हम अपनी वेबसाइट में अपना ही अलग दूसरे कंटेंट का लिंक नहीं डाल सकते? हाँ, लेकिन वो बैक लिंक नहीं माना जाता है। बैकलिंक मतलब मैं अपनी वेबसाइट में इंटरलिंक करके हाँ, अपनी वो तो दे वेबसाइट में सकते हैं दूसरे बिल्कुल। कंटेंट का लिंक। वो तो दिया जाता है, इंटरनल लिंक बोलते हैं उसको। वो तो दिया जाता है, लेकिन उसको बैकलिंक नहीं माना जाता है। ओके, बैकलिंक मतलब कि बस हमारे वेबसाइट का लिंक किसी दूसरे की वेबसाइट में नहीं रहना चाहिए। हाँ यही होता है, बिल्कुल सही। और किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रियांशु, आपका सीयू में कौन सा ईयर है बीटेक का? बीटेक सेकंड ईयर। अच्छा, ठीक है, डन। आपका पूछो।
ठीक है, ऑनलाइन जो कनेक्टेड डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ इतनी पूछे। नहीं वो ग्राफिक्स बिल्कुल ओके है, बस आपको उसमें लाइंस और लिख करके भेजनी है। जैसे आपने फेसबुक पे पोस्ट किया सिर्फ 1 लाइन लिखी थी, तो ग्राफिक्स के साथ में कुछ और भी लाइंस लिखनी होती है, तो वो आप सेंड कर। हाँ ग्राफिक्स आपका ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, अभी हमने पोस्ट काम किया है, अभी उसमें